हम लोग पढ़ा पंचायत देख रहे थे। अब देखेंगे पढ़ा पंचायत का जो मुखिया था पढ़ा राजा, उसके सहयोग के लिए कौन कौन से अधिकारी होंगे। तो सबसे पहला है ठाकुर। ठाकुर कौन है? तो पढ़ा राजा का मुख्य सहयोगी है और पढ़ा पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। तो पढ़ा राजा का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी कहने से यह मतलब है कि पढ़ा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? पढ़ा राजा खुद। पढ़ा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी था खुद पढ़ा राजा, और दूसरा बड़ा अधिकारी कौन होगा? ठाकुर। और यही ठाकुर पढ़ा राजा का प्रमुख सहयोगी होगा, चीफ असिस्टेंट जिसको बोलेंगे वो। दूसरा है दीवान। तो पढ़ा पंचायत का मंत्री के भूमिका में जो होता है वो होता है दीवान। ये पढ़ा पंचायत का मंत्री होता है। इसका काम क्या होता है कि राजा का जो निर्णय होता है उसे लागू करवाना, ये पढ़ा दीवान का काम होता है। जैसे हम लोग देखते हैं विधायिका कार्यपालिका का अलग अलग काम होता है। विधायिका नियम बनाती है और कार्यपालिका उसका पालन करवाता है। उसी तरह से यहाँ पढ़ा राजा नियम बना रहा है और पढ़ा दीवान उसको लागू करवा रहा है क्षेत्र में। तो पढ़ा दीवान के दो श्रेणी होते हैं। पहला होता है गढ़ दीवान और दूसरा होता है राज दीवान। तो जो गढ़ में या किला के अंदर जो नियम कानून और व्यवस्था को लागू करवाएगा वो होगा गढ़ दीवान, और जो गढ़ के बाहर यानी राज्य क्षेत्र में जो नियम कानून लागू करवाने का काम करेगा वो होगा राज दीवान। आगे देखते हैं पांडे, तीसरा अधिकारी है पढ़ा पंचायत का। पढ़ा राजा का सहायता के लिए तीसरा जो अधिकारी वो है पांडे। तो दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी पांडे कहलाता है। दस्तावेज माने जो रिकॉर्ड्स होते हैं, लिखित रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको दस्तावेज कहते हैं। और पांडे पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। ध्यान रखिएगा, ये नोटिस जारी करता है। नोटिस पहुंचाने वाला एक अलग आदमी होगा, ये सिर्फ नोटिस जारी करेगा और लोगों तक नोटिस पहुंचाने वाला एक अलग आएगा, वो आगे आएगा। बरकंदाज कहता है यह दीवान का मुख्य सहयोगी होता है। दीवान कौन था? जो मंत्री के रोल में था और वो क्या कर रहा था? नियम को लागू करवा रहा था, वही था दीवान। तो उसका सहयोगी होगा बरकंदाज। ध्यान रखिएगा, बरकंदाज होगा दीवान का मुख्य सहयोगी। और इस पद को सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। बरकंदाज को सिपाही भी कहा जाता है। और दीवान के आदेश पर गांव गांव में नोटिस पहुंचाता है। ध्यान दीजिए, यहां तीन पद आ गए। नोटिस कौन निकाल रहा था? नोटिस निकाल रहा था पांडे। और नोटिस पहुंचाएगा कौन? ये बरकंदाज। लेकिन किसके ऑर्डर से? दीवान के ऑर्डर से। क्योंकि दीवान का ये मुख्य सहयोगी है, सहायक है, इसलिए फिर से समझ लीजिए, पांडे नोटिस जारी कर रहा है और दीवान के आदेश से बरकंदाज नोटिस को लोगों तक पहुंचाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है दारोगा, जिसको कर्ता भी कहते हैं। तो यह सभा में कार्यवाही के दौरान सभा का नियंत्रण करता है। जब बैठक होती है, मीटिंग होती है, सभा का आयोजन किया जाता है, उसमें सारा जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो इसके पास होगा। यानी कि कौन कहाँ बैठेगा, किसके बाद कौन बोलेगा, ये सारा सिस्टम ये तय करेगा दारोगा। इसे कर्ता भी कहते हैं। अब अगला अधिकारी है लाल। यह पढ़ा पंचायत में वकील की तरह कार्य करता है, लेकिन ये ऐसा वकील होता है के तरफ से बात रखेगा। जो दो दल के लोग होंगे ना, बात विवाद होता है दो पक्षों में, तो दोनों पक्षों के तरफ से अपनी दलीलें जो पढ़ा राजा के समक्ष रखेगा वो लाल होगा। और लाल की तीन श्रेणियां होती हैं, तीन कैटेगरीज में ये बटे होते हैं, बड़ लाल, मझलाल और छोटे लाल। ठीक है। लाल का क्या काम था? ये वकील होता है और ये ऐसा वकील होता है जो दोनों पक्षों का दलील पढ़ा राजा के सामने। और इसके तीन कैटेगरी होते हैं, क्या क्या? बड़ लाल, मंझलाल और छोटे।
उनका मुख्य काम बैठक में आए लोगों का हाथ पैर धुलाने का प्रबंध करना है। ये हमारा, चूंकि हम लोग पारंपरिक शासन, याद कीजिए पुराने समय में या अभी भी आपकी मम्मी दादी कोई जब गेस्ट आते होंगे तो उनका पैर धोते होंगे, ये हमारा परंपरा रहा है। तो घर में अतिथि आते थे तो वो लोग उनका कांसे का थाली में पानी रख के बैठक में, सभा में उनको पैर हाथ धुलवाने के लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनको चवार डोलाइत कहते हैं। एक और अधिकारी होगा पान खवास। तो इस बैठक में लोग, जितने लोग आएंगे उसको खैनी चूना और पान का वो व्यवस्था करेगा। खैनी चूना लोग खाते हैं पान भी खाते हैं, तो बैठक में जितने लोग हैं उनको पान मिल जाए, खैनी चूना मिल जाए, उसका व्यवस्था करेगा पान खवास। आगे चलते हैं। कि मुंडा क्षेत्र में पहले 12 पढ़ा थे, अब उन पढ़ा की संख्या हो गई है 22। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। वही जब हम लोग उरांव के बारे में पढ़ेंगे तो उरांव में वो जगह दिया जाता है, क्योंकि उरांव जनजाति जो है वो झारखंड के सभी जनजातियों में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, उरांव जनजाति। तो जहाँ एजुकेटेड है वहाँ महिलाओं को अच्छा जगह दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के परंपरागत शासन में मुंडाओं में महिलाओं को अच्छा स्थान, उच्च स्थान नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। पढ़ा पंचायत जहाँ आयोजित होता है, जहाँ बैठता है, उस स्थल को अखड़ा कहते हैं। और आपको पता होगा कि अखड़ा वही जगह है जहाँ गांव का सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गान या सामूहिक कार्य हुआ करते हैं। तो उसी अखड़ा के जगह को पढ़ा पंचायत भी वहीं बैठेगा, अखड़ा पे ही। अब ये देखे थे हम लोग, स्तर देखे थे कि सबसे नीचे क्या था, हाथू पंचायत, फिर पट्टी पंचायत, फिर पढ़ा पंचायत और सबसे ऊपर राज पंचायत। ठीक है, तो यही है राज पंचायत। तो मुंडा पंचायत व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर का जो पंचायत होता है उसे राज पंचायत कहते हैं। इस पंचायत के फैसले पूरे मुंडा समाज पे लागू होता है। और इसका प्रधान जो होता है, हम लोग अभी देखे थे, सबका प्रधान पढ़े थे। हाथू पंचायत का प्रधान कौन था, मुंडा या हाथू मुंडा। पट्टी पंचायत का मानकी, पढ़ा पंचायत का पढ़ा राजा, और राज पंचायत का जो होगा मुखिया उसको राजा या सरदार कहेंगे, राजा या सरदार कहेंगे। राज पंचायत मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका होती है। सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका होती है। ये कुछ किताबों में इंफॉर्मेशन इसका गलत तरीका से दे दिया गया है, तो उसको सुधार लीजिए आप, ये जानकारी आपके लिए वो सही है। ये था मुंडा शासन व्यवस्था। अब आगे चलते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था ये संथालों के लिए है, मुंडाओं के लिए था मुंडा शासन व्यवस्था। अब संथालों के यहाँ जो शासन व्यवस्था होगा वो कहलाएगा मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो एक चीज कहा जाता है कि जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है संथालों का, वो पहाड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था से प्रभावित होता है। इसके पीछे कुछ कहानी है कि पहाड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था से क्यों प्रभावित हुआ। तो अभी का जो हजारीबाग क्षेत्र है जी, हजारीबाग आप देखे होंगे मैप में, कहाँ था, ये झारखंड का जो उत्तरी छोर है ये ऐसे, तो ये इलाका हजारीबाग का था। मैप में जब हम पढ़ाया था हमने नक्शे में, मानचित्र में, वहां देखा होगा आप लोगों ने। तो छय और चंपा कह के राज्य था जो संथालों का राज्य था। यही हजारीबाग क्षेत्र में छय और चंपा नाम से राज था, वो राज्य था उनका। और उसकी जो राजधानी थी वो बीघा थी, बीघा नाम से जगह थी, वो उसकी राजधानी थी। ठीक है, ये कब था, 14वीं शताब्दी के समय में,
14वीं शताब्दी यानी कि 1300 ईस्वी से 1399 ईस्वी के बीच का जो टर्म था, उस समय यहाँ संथालों का निवास स्थान मुख्य यही था। जबकि पूछा जाता है कि संथालों का मुख्य निवास कहाँ था, तो यही था। कौन था? क्षय और चंपा राज्य, जो हजारीबाग क्षेत्र में है, जिसकी राजधानी थी बीघा। 1340 ईस्वी में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, सल्तनत काल था, तुगलक वंश का शासन था। तो 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति आएगा, मलिक बया, जिसका नाम इब्राहिम अली भी है। वो मलिक बया क्षय और चंपागढ़ पर वो आक्रमण कर देगा और उसके आतंक से संथाल वहां से भागेंगे अपने निवास स्थान, मूल निवास स्थान को छोड़कर। और याद कीजिए, जब पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था खरवार आंदोलन, हमने कहा था कि खरवार जो है वो संथालों की एक उपजाति है। वो खरवार आंदोलन का एक क्षेत्र हजारीबाग क्षेत्र भी था, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ संथाल वहां बच गए होंगे। अभी भी हमारे यहाँ है हजारीबाग से सटा हुआ क्षेत्र गिरिडीह जिला। तो गिरिडीह जिले में जो आदिवासी हैं वो अधिकांश वो लोग संथाल ही हैं, जबकि गिरिडीह संथाल परगना में नहीं पड़ता है। ये उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। तो इस क्षेत्र में भी जो मुख्यतः आदिवासी वो संथाल हैं, ठीक है। यानी कि कुछ लोग रह गए थे वहां से, और जो भागे वहां से मलिक बया के आक्रमण के बाद, वो लोग वहां से पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बर्धमान और बीरभूम क्षेत्र में बस गए। पुरुलिया, बर्धमान और बीरभूम क्षेत्र में बस गए। और वहां से धीरे धीरे बाद में जब अंग्रेज का शासन आ गया और पहाड़िया जनजाति संथाल परगना में पहले मूल निवासी जो था, संथाल परगना बाद में नाम पड़ा है। संथाल परगना क्षेत्र के जो मूल निवासी थे वो पहाड़िया लोग थे। तो जब पहाड़िया लोगों से अंग्रेजों की नहीं बनने लगी कुछ कारण से, पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया है क्यों दिक्कत हो रहा था अंग्रेजों में और पहाड़िया लोगों में, तो अंग्रेज इन संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाने लगे। जब दामिन एक कोह की स्थापना हुई थी 1824 के समय में, तो दामिन एक कोह जो स्थापित कर दिया गया कि ये आदिवासियों के लिए ही है, तब आदिवासियों संथालों को खास करके लगा कि हमारा एक सुरक्षित आवास दिया जा रहा है, तो हम लोग दामिन एक कोह में बसते हैं। उसी समय ये लोग पुरुलिया, बर्धमान और बीरभूम को छोड़कर, जो हजारीबाग से भाग कर उधर गए थे, वहां से छोड़कर संथाल परगना में बसेंगे। और संथाल परगना का मूल निवासी कौन लोग हो गए हैं? पहाड़िया हैं। तो वहां बसने के कारण इनका जो अपना शासन पद्धति जो क्षय और चंपागढ़ में पहले था, वो कुछ प्रभावित होकर कुछ चेंज होगा और पहाड़िया जनजाति से प्रभावित होकर कुछ बदल जाएगा। अब उसको पढ़ेंगे, जो बदला हुआ स्वरूप है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ इसके पीछे की कहानी यही थी। देखिए, कहता मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था किसका है? संथाल समुदाय का। 1855-56 के विद्रोह के बाद 1856 में यूल रूल लागू किया गया। यूल रूल लागू किया गया, जिसके अंतर्गत मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, याद है? संथाल हुल, सिद्धू कान्हू वाला। तो उस विद्रोह के बाद यूल रूल लागू किया गया 1856 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि यूल रूल कब लागू हुआ था या किस क्षेत्र में लागू हुआ था। तो यूल रूल 1856 में लागू हुआ था, और उसी के तहत मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो इनका परंपरागत शासन व्यवस्था था, जिसको अंग्रेजों ने उसमें छेड़छाड़ किया, अपना शासन स्थापित करना चाहता, इसलिए विद्रोह हुआ था, संथाल हुल हुआ था। तो वो फिर से मौका नहीं आए वो खून खराबे की, इसलिए उन लोगों ने मुंडा शासन, मांझी परगना शासन व्यवस्था को फिर से मान्यता दे दिया यूल रूल के तहत। संथालों का संथाल परगना में स्थायी निवास करने के बाद मांझी परगना शासन व्यवस्था में काफी बदलाव आया। यहाँ के मूल निवासी पहाड़िया के पंचायत व्यवस्था से काफी ये प्रभावित हुआ, ये बता चुके हैं बैकग्राउंड इसका। अब देखिए कि मांझी परगना शासन व्यवस्था है, यानी संथालों की जो शासन व्यवस्था, उसमें कौन कौन से पद आते हैं। तो पहला है मांझी,
यह गांव के प्रशासनिक और न्यायिक मामले का प्रमुख होता है। यह ग्रामीणों से लगान वसूलता है तथा जमीन जायदाद संबंधित विवादों का निपटारा करता है। यह फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा करता है। आगे है प्राणिक। तो मांझी के सहायक को प्राणिक कहा जाता है। मांझी का सहायक जो होगा सेक्रेटरी के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, वो प्राणिक होगा। यह पद सचिव के समतुल्य होता है। बोले जो सेक्रेटरी के रोल में काम करेगा, समतुल्य यानी उसके बराबर, सचिव नहीं, सचिव के जैसा। वो सचिव नहीं होगा, सचिव के जैसा, सचिव के बराबर होगा। इसलिए कह रहा है कि प्राणिक जो वो सचिव के समतुल्य होता है, जो मांझी का मुख्य सलाहकार होता है। मांझी कौन था? गांव का मुखिया था, और उसका प्रमुख सलाहकार जो सचिव के लेवल पे होगा वो होगा प्राणिक। मांझी की अनुपस्थिति में सारे प्रशासनिक कार्य प्राणिक ही देखता है। इसे उप मांझी भी कहा जाता है। पूछेगा उप मांझी कौन होता है, तो वो प्राणिक होता है। और अब तीसरा अधिकारी है जोग मांझी। मांझी प्राणिक के बाद कोई तीसरा अधिकारी, वो है जोग मांझी। यह पद उप सचिव के समतुल्य होता है। सचिव के समतुल्य कौन था? प्राणिक। अब उसके नीचे हो जाएगा जोग मांझी। तो कह रहा है यह पद उप सचिव के समतुल्य होता है। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर सलाह देता है और उन विवादों को सुलझाता है। अगला पद है जोग प्राणिक का। तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में इसका काम जोग प्राणिक करता है। जोग मांझी कौन था? मांझी का सहायक था। अब जब जोग मांझी नहीं रहेगा तो मांझी का सहायता कौन करेगा? जोग प्राणिक करेगा। गुड़ाइत। अगला पद है गुड़ाइत का। यह संदेशवाहक होता है, यानी कि जो मुखिया वहां का, जो मांझी ने जो निर्णय लिया है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो गुड़ाइत होगा। पर्व त्योहार, पूजा पाठ के समय गांव से चंदा इकट्ठा करने का काम भी गुड़ाइत ही करता है। इस दौरान वह खजांची का कार्य करता है। खजांची मतलब कैशियर, जो पैसा रखेगा सब अपने पास। गांव के हर परिवार के सदस्यों और कुल जनसंख्या का हिसाब किताब भी गुड़ाइत ही रखता है। गुड़ाइत का काम क्या क्या देख लिए हम लोग? देखिए, पहले तक ये संदेश वाहक है, चंदा इकट्ठा करता है पूजा पाठ में और उसको स्टॉक रखता है, वो भंडार खजांची के रोल में पैसा इकट्ठा रखता है। और गांव के हर परिवार के सदस्यों और कुल जनसंख्या का हिसाब भी गुड़ाइत ही रखता है। इस शासन व्यवस्था में उपयुक्त 5 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कौन कौन? गुड़ाइत, जोग प्राणिक, जोग मांझी, प्राणिक और मांझी, ये 5 होते हैं मुख्य। तो क्या कह रहा है कि जिस कारण इस ग्राम पंचायत को मोड़े होड़, ये संथाली वर्ड है, मोड़े होड़, मोड़े होड़ माने 5 आदमी। चूंकि 5 अधिकारी प्रमुख होते हैं इस गांव के स्तर पे, इसलिए इसको मोड़े होड़ कहा जाता है। मोड़े होड़ का अर्थ है 5 आदमी। अब अगला अधिकारी जो कॉमन अधिकारी है, ये तो 5 प्रमुख थे। अगला अधिकारी है लासेर टंगाए। लासेर टंगाए, तो लासेर टंगाए का जो मीनिंग होता है संथाल में, वो होता है तेज कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी होता है धारदार, जो होगा कुल्हाड़ी, जो धारदार कुल्हाड़ी, उसको संथाली भाषा में हम लोग कहेंगे लासेर टंगाए। यह गांव का रक्षक दल होता है। तो यह कुल्हाड़ी से मतलब नहीं है, उसका मतलब पर्यायवाची के रूप में यूज किया गया है कि जो गांव का रक्षक दल होगा, गांव को बाहरी आक्रमण से या विभिन्न विपदाओं से जो बचाने का काम करेगा, जो दल, जो ग्रुप, उसे लासेर टंगाए कहेंगे। लेकिन लासेर टंगाए का संथाली में मूल अर्थ होता है तेज कुल्हाड़ी, धारदार कुल्हाड़ी। तो यहाँ कुल्हाड़ी का काम नहीं लेना है हम लोगों को, ये रक्षक दल होता है गांव का। और कौन होता है? ये गांव के नवयुवकों की टोली होती है। गांवों में कोई ऐसा काम जो है, गार्ड वगैरह का काम, कभी कोई होता है दरवानी का काम भी गांव में लोग इकट्ठा मिलकर आपस में करते हैं, उसमें युवाओं को रखा जाता है। तो गांव के नवयुवकों की टोली होती है, जिसे लासेर टंगाए कहते हैं। और ये अचानक आई विपदा, बाहरी आक्रमण से गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। अब है भगदो प्रजा।